हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे पिछले वीडियो में सतत आवेश वितरण और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी बेटा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, अपने बड़ा काम आएगा। हर एक अब आगे जो भी अपने पढ़ेंगे उसमें अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए बेटा। आपकी अगर कहीं समस्या आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप समय रहते उसको अच्छी तरह से देख सकें। देखिए बेटा, अभी अपने पास समय है और इस समय का अपने को सदुपयोग करना है। जितना ज़्यादा आप सिलेबस जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। अगर अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं, दोनों में ही अपने को बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि अगर अपने पास सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो गया तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जा सकते हैं। और अगर अपने पास सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है टाइमली, तो फिर अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए अपने को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए ये जो समय है, इस समय का खूब सदुपयोग कीजिए बेटा। आज अपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। इस टॉपिक पे अपने पास कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अपने विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे बेटा। और इस टॉपिक पर आधारित अपने पास क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन है, बात करेंगे जब करेंगे तब। तो उनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आया रहता है, या अपने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, या फिर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो उन हर एक क्वेश्चन के साथ विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा ही जाएगा। अपने को ये कहा जाएगा विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, तथा इसके आधार पर फिर जो अपने आगे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इसके आधार पर आएंगे। तो अपने पास ये जो परिभाषाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इजी सी परिभाषा है, अच्छी तरह से अपने को करनी है बेटा। क्या है अपने पास, सबसे पहले अपने पास आता है विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इसी सी डेफिनेशन है बेटा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बोल रहा हूँ बेटा मैं, विद्युत द्विध्रुव। देखिए बेटा, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों, एक दूसरे के या परस्पर अति निकट स्थित हो तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए बेटा, एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि अपने पास समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश हों और वो एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों का ऐसा युग्म क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका अर्थ क्या है बेटा, समान परिमाण मतलब उन आवेशों के मान एक जैसे होने चाहिए बेटा। विपरीत प्रकृति का मतलब ये बेटा, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सिंपल सा ये। अब देखो बेटा, अपने ये बात कर रहे हैं कि अपने पास इस तरह की स्थिति है, अपने पास ए बिंदु पर माइनस क्या हुआ आवेश है बेटा, इस बी बिंदु पर अपने पास क्या है, प्लस क्या हुआ आवेश है। समान परिमाण है दोनों का, लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। और यदि ये एक दूसरे के अति निकट स्थित हैं बेटा, अति निकट की क्या डेफिनेशन है। अति निकट का मतलब ये है कि आवेशों के बीच की दूरी जो है
वो लगभग एंगस्ट्रॉम की कोटि की होनी चाहिए। और अपने जानते हैं बेटा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर इस कोटि की दूरी होती है तो ऐसा विद्युत द्विध्रुव आदर्श विद्युत द्विध्रुव भी कहलाता है बेटे। तो अपने पास क्या है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अपने दूरी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि अपने को चित्र बनाना है। अब देखो बेटा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है बेटा, ये वाली जो रेखा है, इसे विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं बेटा। इसे विद्युत द्विध्रुव का क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव का मध्य बिंदु, द्विध्रुव का केंद्र O कहलाता है। ये अपने पास केंद्र है बेटा। द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो है बेटे, वो अपने पास क्या कहलाता है? द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है बेटा, उसको 2L से लिखा जाता है। अपने 2L से लिखेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसको 2L से लिखना है, अपने इसको हमेशा 2L से लिखेंगे। आप इसको 2L से लिख सकते हो, आप इसको L से लिख सकते हो, आप इसको D से लिख सकते हो, आप 2D से लिख सकते हो, आप A से लिख सकते हो, 2A से लिख सकते हो। ठीक है, अपने 2L से इसको व्यक्त करेंगे। अब देखिए बेटा, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाले और अक्ष के लंबवत रेखा, द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और अक्ष के जो लंबवत रेखा होती है बेटा, उससे द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं बेटा। द्विध्रुव का क्या कहलाता है? निरक्ष। और एक इसका नाम होता है बेटा विश्वत रेखा। इसको कई बार विश्वत रेखा भी कह दिया जाता है। और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसमें इसके लिए विश्वत रेखा शब्द यूज कर दिया था, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो गए थे कि विश्वत रेखा कौन सी होती है। निरक्ष होता है बेटा, वो क्या कहलाता है? विश्वत रेखा कहलाती है। द्विध्रुव का जो निरक्ष है, निरक्ष होता क्या है बेटा? द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाला और अक्ष के लंबवत रेखा जो है वो अपने पास द्विध्रुव का क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है या विश्वत रेखा कहलाती है। इसको विश्वत रेखा क्यों कहते हैं बेटा? इसको विश्वत रेखा कहने का कारण क्या है? देखो, इसका कारण ये होता है, अपने पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अपने पास दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये अपने पास है दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इससे अपने क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहलाता है। एक्चुअल में पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन अक्ष कहलाता है। विश्वत रेखा जो है वो इस अक्ष के लंबवत होती है बेटा, और पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। विश्वत रेखा, तो विश्वत रेखा क्या है बेटा? अक्ष के लंबवत है, ये केंद्र से गुजर रही है, तो इसको अपने क्या नाम दे दिया? विश्वत रेखा नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं इसको, तो इसको अपने विश्वत रेखा नाम, मतलब अक्ष के लंबवत होनी चाहिए, केंद्र से गुजरे। ये भी तो इस अक्ष के लंबवत है और केंद्र से गुजर रही है, इसलिए इसको क्या वो नाम दे दिया जाता है? विश्वत रेखा नाम दे दिया जाता है। तो ये था बेटा अपने पास विद्युत द्विध्रुव। अब आते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। अपने पास विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या है? विद्युत द्विध्रुव के उदाहरणों में अपने पास एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसके उदाहरण विद्युत द्विध्रुव के HCl है बेटा, NH3 है बेटे, H2O है, CO है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, HI भी है बेटे, HF भी है, HF। ये अपने पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। अब बेटा ये विद्युत द्विध्रुव किससे है? अपने थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे अपने HCl की बात करें, HCl अणु का निर्माण हुआ कैसे बेटा? HCl अणु का निर्माण सहसंयोजी आबंध के द्वारा होता है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है इनके बीच में, H और Cl के बीच में, तब अपने पास HCl अणु का निर्माण होता है। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा? H परमाणु जो होता है और Cl परमाणु, H परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। H परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। Cl के बाह्यतम कक्ष, मैं बाह्यतम कक्ष की बात कर रहा हूँ Cl की, क्योंकि इसके पास तो है ही बेचारे के पास एक ही, वो बाह्यतम बोल लो चाहे आंतरिक बोल लो, कैसे बोल लो। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए प्रत्येक परमाणु स्थायित्व चाहता है, और आपने केमिस्ट्री में अष्टक नियम पढ़ा हुआ बेटा, वो अपने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्योंकि इसका प्रथम कक्ष है तो ये क्या चाहता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है।
तो इनमें क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है और समझौते के तहत ये कहते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। एक्चुअल में जब साझा होता है तो ये एक शर्त होती है कि साझे में दोनों का समान अधिकार होगा, और जब स्टार्ट होती है साझे की बातें तो ये बातें स्वीकार कर ली जाती है। साझा बिगड़ता बाद में है बेटा, यहाँ भी वही कंडीशन आ जाती है। क्या होता है कि ये दोनों, ये ऐसा इनका डिसाइड हो जाता है कि अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देता है। इसी तरह से अपने पास क्या है, साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। ऐसी स्थिति हो गई। अब अगर अपने क्लोरीन के गिनेंगे तो 8 हो गए, इसका अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन के गिनेंगे तो इसके 2 हो गए, इसका भी कक्षक क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन होता क्या है, साझा होने के बाद क्लोरीन जो है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, और अधिक विद्युत ऋणी जो अपने पास परमाणु है वो क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो जब ये साझे का इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ आ जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा और क्लोरीन पर आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। देखिए ये समान परिमाण के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, और इन परमाणुओं के दोनों के बीच की दूरी, HCl परमाणु जो अणु बनता है उसमें इसके दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है बेटा। तो ये क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। इसी तरह से NH3 है, H2O है, Cu है, HI है, HF है, ये किस तरह से व्यवहार करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। ये परिभाषा थी बेटा विद्युत द्विध्रुव के। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हों तो आवेशों का ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है बेटा वो अक्ष कहलाती है, मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है। इसके बीच की दूरी को अपने 2L से व्यक्त करेंगे बेटे। अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है बेटा उसे निरक्ष या विषुवत रेखा कहते हैं। उदाहरण अपने पढ़ चुके बेटा। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बिल्कुल सिंपल सा बेटा। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव के आवेश के परिमाण तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव के आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव के आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है बेटा, सदिश राशि है। इसे वेक्टर P द्वारा व्यक्त करते हैं, वेक्टर P द्वारा व्यक्त करते हैं बेटे, वेक्टर P द्वारा व्यक्त करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा और इसको वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव था, इसके किसी एक ध्रुव के आवेश के परिमाण मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है इन दोनों को अपने क्या कर देते हैं बेटा, गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अपने वेक्टर P से लिखते हैं बेटा। तो वेक्टर P अपने पास क्या आ गया बेटा, एक आवेश का परिमाण ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। अब बाद में अपने बार बार इस तरह से अपने मैग्नीट्यूड के रूप में नहीं लिखेंगे, सीधा क्यू लिख देंगे, इनटू अपने पास जो 2 वेक्टर L।
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने पास वेक्टर एल आ जाएगा। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा की बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है बेटा। अब यहाँ ध्यान से सुनना बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। द्विध्रुव आघूर्ण इसकी दिशा -4 से माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर ली जाती है। इसका मतलब बेटा कोई नियम नहीं है, प्रारंभ में क्या किया गया, इस तरह से लिया गया इसकी डायरेक्शन को, और आज भी अपने इसी तरह से लेंगे। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है बेटा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, मतलब P की डायरेक्शन जो मैंने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में ये होगी बेटा। जो मैंने डायग्राम इसमें बनाया है, अगर मैं यहाँ माइनस लेता यहाँ प्लस लेता तो P की डायरेक्शन ये लेता मैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। अब आता है बेटा मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक अपने पास क्या है बेटा? आवेश का मात्रक गुणा दूरी का मात्रक। आवेश का मात्रक है कूलाम बेटा, दूरी का मात्रक अपने पास होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। इसको इकट्ठा मत लिख देना वरना ये सेंटीमीटर बन जाएगा बेटा। तो कूलाम गुणा मीटर। विमा क्या आ जाएगी बेटा? विमा अपने पास आ जाएगी आवेश की विमा A1 T1, दूरी की विमा L1, तो इसकी विमा आ जाएगी अपने पास M0 L1 T1 A1। ये इसका विमीय सूत्र आ गया बेटा। तो ये था बेटा अपने पास विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये इन दोनों की डेफिनेशन है बेटा। अच्छे तरह से परिभाषा करना बेटा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने पास 5 क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के बेटे। 500 में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ये दोनों उनके साथ जुड़ के आती है, परिभाषाएं दोनों ही पूछी जाती है बेटा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता मान लो, तो बहुत बार विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा 1 नंबर की पूछी गई है बेटे। तो अपने को अच्छे तरह से इस परिभाषा को करना है। देखिए लगभग 100% जो है वो इससे संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आता है बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने को क्या करना है? द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है बेटा। देखिए इसका हर एक क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेटा अपने एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं बेटे। अपने पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी नाम दे देते हैं बेटा। इस द्विध्रुव के ए बिंदु पर अपने पास क्या है बेटा? माइनस Q आवेश है, और बी बिंदु पर अपने पास प्लस Q आवेश है। द्विध्रुव का केंद्र O है बेटा, और दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है बेटा वो 2L है। तो अपने जब लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे बेटा? अपने लिखेंगे चित्रानुसार। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस Q आवेश है। द्विध्रुव का केंद्र O है। ए बी इज इक्वल टू अपने पास 2L है बेटा। द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर इसके अक्ष पर, देखिए अक्ष क्या होता है? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। ये आगे जाए चाहे इधर बढ़ाओ, दोनों ही तरफ ये क्या है? अक्ष है। तो द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर इसके अक्ष पर बेटा P कोई बिंदु है। ये अक्ष पर अपने पास क्या है? P बिंदु है। इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे बेटा? P बिंदु पर पहले इस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर लेंगे बेटा, फिर इस आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, फिर देखते हैं अपने पास क्या आता है बेटा। तो अपने के पास क्या है?
कि बिंदु बी पर स्थित है प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता अपने पास आ जाएगी बेटा, इसको वेक्टर E1 लिखूंगा बेटा मैं। E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बिंदु आवेश है बेटा, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है क्यू बट्टा 4πε0 r², क्यू बट्टा 4πε0 r²। तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन 4πε0, इन दोनों के बीच की दूरी को अपने लिख देते हैं BP का स्क्वायर। दिशा क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और अपने को पता है कि धनावेश की जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से शुरू होकर अनंत की तरफ जाती है, तो इसकी दिशा जो होगी बेटा वो B से P की तरफ होगी, B से P की ओर होगी बेटा। यानी E1 की जो डायरेक्शन है वो अपने पास ये आ गई बेटा, किधर से किधर होगी बेटा, B से P की ओर होगी। अब देखो बेटे BP जो है, BP को अपने ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये BP दूरी जो है, मैं इस BP दूरी को लिख देता हूँ बेटा OP माइनस OB। OP अपने पास क्या है बेटा R, OB अपने पास क्या हो जाएगा L, 2L है, ये हाफ हो गया बेटा, L आ जाएगा। तो BP इज इक्वल टू अपने पास आ गया R माइनस L। ये वैल्यू अपने यहाँ पुट कर दें तो वेक्टर E1 जो है वो अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 R माइनस L का होल स्क्वायर B से P की ओर, ये आ गया बेटा समीकरण नंबर 1। मतलब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से बेटा, इस धनावेश के कारण अपने पास आ गई कितनी, E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R माइनस L का होल स्क्वायर, दिशा आ गई बेटा B से P की तरफ। अब अपने पास A बिंदु पर जो आवेश है बेटा, A बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता क्या आ जाएगी, देखिए बेटा ये अपने पास आ जाएगी वेक्टर E2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 AP का स्क्वायर है बेटा। अब ये दूरी है, इस दूरी का वर्ग आ जाएगा। दिशा क्या है कि ये देखिए बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है बेटा और नेगेटिव पर समाप्त होती है, मतलब अंदर आती है, नेगेटिव की तरफ आती है बेटा। तो इस तीव्रता की जो दिशा होगी बेटा वो अपने पास ये होगी, मतलब ये होगी, मतलब P से A की तरफ, P से A की ओर होगी बेटा, P से किधर होगी, A की ओर होगी। अब देखो बेटा AP को अपने क्या लिख सकते हैं, AP जो अपने पास आ जाएगा बेटा A से लेकर P तक दूरी लिखनी है, मैं इसको लिख देता हूँ OP प्लस OA, इसको लिख देता हूँ OP प्लस OA। OP अपने पास है R, OA है L, तो AP का मान आ गया बेटा R प्लस L। ये वैल्यू अपने AP की इसमें पुट कर देते हैं, तो अपने पास वेक्टर E2 जो है, वेक्टर E2 आ गया बेटा अपने पास क्या, क्यू अपॉन 4πε0 R प्लस L का होल स्क्वायर, दिशा आ गई बेटा P से A की ओर। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। अब देखो बेटा बिंदु P पर अपने पास तीव्रता के दो मान आ गए बेटा, एक तो E1 आ गया और एक E2 आ गया। E1 का मान है अपने पास क्यू अपॉन 4πε0 R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का जो मान है बेटा वो है अपने पास क्यू अपॉन 4πε0 R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा अपने को तो परिणामी मान ज्ञात करना है, मतलब तीव्रता का एक मान ज्ञात करना है। तो एक मान अपने किस तरह से ज्ञात करेंगे बेटा वो अपने देखते हैं। तो बेटा P बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए
अपने ये चेक कर लें कि E1 और E2 में से बड़ा कौन है। इनको बोलते हैं बेटा, जैसे इस तरह के जो सदिश होते हैं एक ही रेखा के अनुदिश, उन्हें सहरेखीय सदिश कहते हैं। E1 तथा E2, वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 जो है बेटा सहरेखीय सदिश है, सहरेखीय सदिश है। वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 कैसे सदिश है बेटा? सहरेखीय सदिश है बेटा। लेकिन वेक्टर E1 का जो मापांक है बेटा वो बड़ा है वेक्टर E2 के मापांक से। वेक्टर E1 का जो मापांक है बेटा वो वेक्टर E2 के मापांक से क्या है? बड़ा। कैसे बेटा? देखो, इसके बट्टा में r माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसके बट्टा में r प्लस एल का होल स्क्वायर है। जिस बाकी सारी राशियाँ एक जैसी है, तो जिसके बट्टा में अपने पास छोटी राशि होगी वो परिणामी राशि क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जिसके अपोन में अपने पास बड़ी राशि होगी वो परिणामी राशि क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बाकी अगर वैल्यूज सेम है तो E1 बड़ा है बेटा, E2 छोटा है, तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी तीव्रता अपने पास क्या आ जाएगी बेटा? P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? तो अपने पास आ जाएगा बच्चे वेक्टर EP इज इक्वल टू बड़े सदिश में से छोटे सदिश को, क्योंकि ये विपरीत है तो बड़े सदिश में से छोटे सदिश को घटा देंगे। अब EP की दिशा क्या होगी बेटा? जब अपने बड़े में से छोटा घटाते हैं तो जो अपने पास शेष फल आता है वो बड़े का ही मान होता है, तो बड़ा अपनी दिशा भी साथ लेके आएगा। तो बड़े की दिशा है अपने पास B से P की ओर, B से P की ओर। अब सिर्फ अपने क्या करते हैं, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, डायरेक्शन लास्ट में लिखेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से मान रख देते हैं इसमें। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 और 2 से जब बेटा इसमें मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? तो अपने पास जगह बेटा वेक्टर नहीं लगाएंगे अब सिर्फ एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 से वैल्यू रखेंगे अपने Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान है बेटा अपने पास Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अपने पास EP आ गया बेटा। अब इसको हल कर लेते हैं बेटे। ये अपने पास आ जाएगा बेटा EP इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह जगह 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका लघुत्तम ले लेंगे बेटे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका एलसीएम अपने पास आ जाएगा बेटा r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का अपने क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि r माइनस एल इंटू r प्लस एल, इनका दोनों का अपने होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r² माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब बेटा इसमें भाग देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, सॉरी बेटे माइनस r माइनस, ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आना है, देखो ये अपने पास आ जाएगा बेटा EP इज इक्वल टू अपने पास आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये अपने पास a² माइनस b² बेटा, एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, जुड़ेंगे r प्लस एल प्लस आ जाएगा बेटा r माइनस एल इंटू r प्लस एल माइनस r प्लस एल हो जाएगा बेटा, अपोन अपने पास आ गया बेटे r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। इसमें से देखिए बेटा L से L कैंसिल हो जाएगा, इसमें R से R कैंसिल हो गया बेटा, EP अपने पास आ जाएगा बेटा Q इंटू 2R इंटू 2L अपोन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास EP की वैल्यू आ गई बेटा। अब देखिए बेटा Q इंटू 2L
Q इंटू 2L अपने जानते हैं क्या होता है बेटा, P होता है B, अपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास Q इंटू 2L जो है बेटा उसको अपने P लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तब अपने पास आ जाएगा EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2PR अपोन अपने पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया बेटा EP इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे अपने पास क्या होता है बेटा कि ये जो R है बेटा, R का मान इस L से बहुत बड़ा होता है। अपने चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव का, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है बेटा। तो R जो होता है बेटा, R इज ग्रेटर देन क्या होता है, L होता है। R का मान L की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं बेटा, नगण्य माना जा सकता है। इसको अगर अपने नगण्य मान लेंगे तो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा EP इज इक्वल टू 2PR अपोन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको नगण्य मानकर छोड़ेंगे बेटा तो R की पावर कितनी होगी, 4 होगी। R की पावर क्या होगी, 4। इस R से ये क्यूब पे कट जाएगा बेटा, R क्यूब पे। तो EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की क्यूब। ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता, ये भी फॉर्मूला है बेटा, लेकिन ये मोस्टली अपने लेवल में ये फॉर्मूला यूज होता है। कहीं अगर दूरी ज़्यादा दे रखी हो ध्रुवों के बीच की तो फिर अपने ये यूज करेंगे बेटा, अदरवाइज अपने ये यूज करेंगे। अपने 99.99% ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा। अब देखो बेटा इसको सदिश रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इसकी दिशा अपने छोड़ के आए थे। तो वेक्टर EP सदिश रूप में कैसे लिखें, वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की क्यूब। अपने दिशा छोड़ी थी बेटा B से P की ओर, बिंदु B से P की तरफ अपने पास इसकी डायरेक्शन आ गई। अब देखिए बेटा ये P द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। P की जो डायरेक्शन है, द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा हूँ बेटा, उसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर ली जाती है। तीव्रता की भी तो दिशा यही आ रही है, B से P लिख दें, चाहे O से P लिख दें, चाहे A से P लिख दें, दिशा तो ये हुई। तो तीव्रता की दिशा और P की दिशा एक जैसी है। तो अपने ये शब्द लिखने की बजाय अपने इस तीव्रता को इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर EP जो है, वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे, वेक्टर EP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2 वेक्टर P अपोन अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की क्यूब। ये अपने पास क्या आ गया, अक्ष पर तीव्रता का सूत्र आ गया। ये मोस्टली अपने इसको अदिश रूप में यूज करते हैं बेटा। तो आपको मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, इसको आप इस रूप में याद रखिए 2Kp बटा R क्यूब, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, K होता है। तो यह आ जाएगा 2Kp अपॉन R क्यूब। अब देखो बेटा इस सूत्र से अपने को दो बातें पता चलती है बेटा। अक्ष पर तीव्रता, द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता, द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होती है। एक चीज मतलब अक्ष पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। दूसरा बेटा द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है,
व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दो महत्वपूर्ण बातें अपने को ध्यान रखना है बेटा। एक तो अपने सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अक्ष पर तीव्रता होती है 2kp/r³। दूसरा बेटा अपने को ध्यान रखना है कि अक्ष पर जो तीव्रता होती है उसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, और ये दूरी के घन के क्या होती है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये था बेटा अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने पता बेटा विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। वीडियो को बेटा पूरा अच्छी तरह से देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।